हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। पिछली क्लास में हमने मानव शारीरिकी के अंतर्गत कंकाल और मांसपेशियों के तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम सेकंड और थर्ड टॉपिक मतलब पाचन तंत्र और विटामिन एवं पोषण कवर करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट टॉपिक देखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में है, इसे समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर किसी बुक में ये डायग्राम बना हुआ देखेंगे तो शायद थोड़ा टिपिकल लगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है मुंह, माउथ। इसमें क्या क्या पाया जाता है और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है वही लिखा है यहाँ पे। लार का पीएच कितना होता है 6.8 और दिन में टोटल लार कितनी आती है 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर लगभग लार बनती है मुंह में। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन एंजाइम का काम क्या है, ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज को ग्लूकोज में, मतलब एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। और डायस्टेज एंजाइम यहाँ पे देखेंगे, डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च, यहाँ गलत लिखा है, स्टार्च या फिर मंड को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है डायस्टेज एंजाइम। आगे देखेंगे, मुंह के बाद आती है ये ग्रास नली, इधर है जीभ। ग्रास नली से क्या होता है, भोजन जो है आमाशय तक जाता है। ग्रास नली जो है भोजन को आमाशय तक ले जाती है। अब देखेंगे आमाशय। आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में पाया जाता है। और इसमें क्या और पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, ये प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है। पेप्टीन क्या है, ये एक एमिनो एसिड है। मतलब आमाशय में HCl और पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है, पेप्टीन एक एमिनो एसिड है। उसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशयी रस पाया जाता है और अग्नाशयी एमाइलेज भी पाया जाता है। इसके बाद है बड़ी आंत है, ये चारों तरफ जो है ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत। उसके बाद ये जो बीच में है, बीच में ये वाला पार्ट, ये क्या है, छोटी आंत है। छोटी आंत का काम क्या है, ये वसा का पाचन करती है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है और प्रोटीन का पाचन करती है। और जो पचे हुए पोषक पदार्थ और भी हैं उनका अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। मतलब वसा का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, प्रोटीन का पाचन करती है और जो पचे हुए पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण करती है। मतलब भोजन का जो अधिकतम पाचन है वो छोटी आंत में होता है। यहाँ पे देखेंगे ये गुदा है, मल त्याग यहाँ से होता है। ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, इसे हिंदी में आंत्रपुच्छ बोलते हैं। और यकृत देख लेंगे, यकृत है ये यहाँ पर, यकृत का काम क्या है, यूरिया का संश्लेषण करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और पित्त का उत्पादन करता है। यूरिया का संश्लेषण करता है, पित्त का उत्पादन करता है और ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में सहायता करता है यकृत। पित्ताशय देखेंगे, पित्ताशय का काम क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है पायसीकरण, पायस में बदल देता है वसा को, इसलिए वसा जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। वसा का इमल्सीकरण करता है और पित्त को स्टोर करता है, पित्त का भंडारण करता है ये पित्ताशय। और पित्त बनता कहाँ है, यकृत में बनता है। उत्पादन यकृत में होता है पित्त का और भंडारण जो होता है वो पित्ताशय में होता है। आगे देखेंगे यकृत के बारे में देखेंगे। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है यकृत को। इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg, 1.5 kg वेट होता है, 1500 ग्राम के लगभग। और ये लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। मतलब देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट होता है यकृत शरीर में। और इम्पॉर्टेंट इसके काम देख लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये पित्त का उत्पादन करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है और विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया करता है। और अमोनिया जो होती है शरीर में उसको यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। पित्त का उत्पादन करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और यूरिया जो है यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। आगे देखेंगे पित्त।
पित्त का पीएच मान कितना होता है 7.6 से 8.6। मतलब अगर कोई वैल्यू 7 के इधर है तो वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, और अगर इधर है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये 7.6 से 8.6 है, मतलब ये क्या है, क्षारीय है इसका नेचर। और इसका उत्पादन कहाँ होता है, यकृत में होता है, भंडारण पित्ताशय में होता है। ये वसा का इमल्सीकरण पायसीकरण करता है और लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। अब लिपिड क्या है, लिपिड एक अघुलनशील पदार्थ है, मतलब ये घुलता नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलता है और प्राणी और वनस्पति में क्या करता है, ऊतक टिश्यूज़ का निर्माण करता है। प्राणी और वनस्पतियों में टिश्यूज़ का निर्माण करता है। ये घुलता नहीं है पहली बात, और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलता है और प्राणी और वनस्पति में टिश्यूज़ का निर्माण करता है। लिपिड में क्या क्या पाए जाते हैं, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड पाए जाते हैं। वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड पाए जाते हैं। इसमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अग्नाशय। ये यकृत के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के बाद यकृत सबसे बड़ी है। ये हार्मोन और पाचक रस दोनों का श्रावण करती है अग्नाशय, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर जो है सेलुलोज के पाचन में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए शरीर में कोई पाचक एंजाइम उपलब्ध ही नहीं है। मतलब सेलुलोज को पचाने के लिए मानव शरीर में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं, ये प्रायः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं ये। गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं है। ये आमाशय में जी सेल्स द्वारा मुक्त होता है। गैस्ट्रिन ये कोई एंजाइम नहीं है, ये आमाशय में जी सेल्स द्वारा मुक्त होता है। जाइमेज एंजाइम का काम क्या है, ये ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है। ये ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है। अब देखेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत जो है ये बड़ी आंत से बड़ी होती है। ये इसके 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। अधिकांश भोजन का पाचन यहीं पर होता है। बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं, कोलन, सीकम और रेक्टम। कोलन, सीकम और रेक्टम। अब पाचन तंत्र के बाद नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। इसमें देखेंगे विटामिन, उनके केमिकल नेम और उनसे होने वाली डिजीज़। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। इससे रोग कौन सा होता है, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन है, और इससे रोग कौन कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है और शरीर की वृद्धि जो है रुक जाती है। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, और इससे रोग कौन सा होता है, किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 का ये देखेंगे केमिकल नेम क्या है विटामिन B3 का, नियासिन या फिर निकोटिनिक दोनों बोलते हैं, और इससे रोग कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, पेंटाथिनिक एसिड, और इससे चर्म रोग हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी या फिर बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, और इसका केमिकल नेम क्या है, नैफ्थोक्विनोन। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक एक थे फंक, इनने सबसे पहली बार विटामिन शब्द का यूज़ किया था फंक ने। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी इसे याद रखेंगे, ये जल में घुलनशील है, बाकी जितने विटामिन हैं वो सब वसा में घुलनशील हैं। विटामिन को सहायक आहार कारक भी बोला जाता है, सहायक आहार कारक। इस विचार को सबसे पहले किसने दिया था, हॉपकिंस ने। ये सहायक आहार कारक वाला विचार किसने दिया था, हॉपकिंस ने दिया था।
मानव शरीर में मुख्यतः 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट और वसाएं जो हैं वो प्रमुख ऊर्जा उत्पादक हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इन्हीं से मिलती है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, मतलब ये निर्माण में सहायता करता है प्रोटीन। विटामिन, जल और खनिज जो होता है ये शरीर में उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, मेटाबॉलिज्म एक्शन, इनका नियंत्रण करते हैं और इनका नियमन मतलब रेगुलेशन करते हैं इसका, और कंट्रोल करते हैं इसे। कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक होते हैं। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यौगिक का कार्बोहाइड्रेट में अनुपात क्या होता है? 1:2:1। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों होते हैं प्रोटीन में, चारों एलिमेंट होते हैं। यूज़ इसका क्या है? ऊतक का निर्माण करता है, मरम्मत करता है और शारीरिक वृद्धि करता है। मतलब ऊतक का निर्माण भी करता है, इसकी मरम्मत भी करता है और शारीरिक वृद्धि भी करता है। कुल अमीनो अम्ल कितने हैं? अमीनो एसिड्स ये हैं 20। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि दूध में पाया जाता है। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।